प्रधानमंत्री अपनी बांग्लादेश यात्रा के बाद देश में लौट आए। बांग्लादेश के प्रवास में प्रधानमंत्री जी ने जो 2011 का प्रोटोकॉल के दस्तखत हुए थे, उसके रेटिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट, पुष्टिकरण के कागज, उसका एक्सचेंज किया आदान प्रदान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री ने उस ऐतिहासिक समझौते का, जिसकी बुनियाद 1974 के समझौते में है और जिसका अंतिम स्वरूप 7 सितंबर 2011 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में प्रोटोकॉल में साइन हुए। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी जब दूसरे देश में जाते वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस निरंतरता और भारत की प्रतिबद्धता जो रही उसको सही तरह से पेश करते, ना कि अपनी उपलब्धि के रूप में। ये बताना जरूरी है कि संविधान का संशोधन जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए था, वो बिल राज्यसभा के अंदर 2011 के MOU के बाद यूपीए सरकार ने रख दिया था। वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी ने उसका विरोध किया। इस बार भी ये समझौता नहीं होता, ये रेटिफिकेशन नहीं होता अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रतिबद्धता और परिपक्वता दोनों ना दिखाई। प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी एक पूरा समझौते की जगह इसमें थोड़ी कटाई करके समझौता कर रहे थे, आसाम को बाहर रख। हमने सरकार को स्पष्ट किया कि 2011 का जो समझौता है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत एक बार में ये सारा रेटिफिकेशन होगा। आसाम को बाहर रख के समझौता पूरा नहीं होगा। आसाम को शामिल करेंगे तब कांग्रेस पार्टी इसका संसद में समर्थन करेगी, क्योंकि 2/3 बहुमत से पास होना होता है और कांग्रेस पार्टी की रजामंदी के बिना, सहमति के बिना, कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बिना ये असंभव था। हम ये समझते हैं कि ये बात देश के लोगों के सामने आनी चाहिए, कि आप में से बहुत लोगों को मालूम है, आप संसद में देख रहे थे क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी कोई गरिमा नहीं दिखाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे, पूर्वोत्तर के सब मुख्यमंत्री उनके साथ थे। उस समय सहमति नहीं बन पाई थी पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठने में अपने आप को असहाय दिखाया। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय के सब मुख्यमंत्रियों सम्मान देने की जगह उनका तिरस्कार किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं प्रधानमंत्री के इस रवैये की। इससे इनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है, संकीर्ण सोच को दिखाता है। That said, that this Prime Minister's visit, the many agreements that have been reached, reflect a continuum of our engagement and strategic relations with Bangladesh. Many of the economic agreements that have been reached, if you pick up the joint statement of 2011, 7 September, I have given the date, you will find very clearly the mention of what has been said now, that a SEZ will be established, private investments will take place to offset the trade deficit. You will find all that, and including the power projects, a
ongoing 1340 megawatt, which was committed to, along with the $1 billion line of credit by Prime Minister Dr. Manmohan Singh. We are happy that the Prime Minister, Shri Narendra Modi, is taking forward all what has been agreed, as is expected of a nation, to honor its sovereign commitments. The land boundary agreement is a ratification and exchange of instruments. The MOU, the protocol, was signed on 7th September 2011 between Dr. Manmohan Singh and Sheikh Hasina. Accordingly, the constitutional amendment bill was brought to the Parliament, Rajya Sabha to be precise. It could not be passed because of the consistent opposition of the BJP when they were there. It has been made possible today because there is a mature opposition, a responsible opposition, and a party, the Indian National Congress, which has been committed right from the liberation struggle in Bangladesh to the agreements that have been reached between the two countries. Prime Minister wanted to have a truncated ratification by excluding the state of Assam, which the Indian National Congress resisted. It was on our insistence that a complete agreement has been reached. It would have been impossible otherwise, and we had made it clear to the government that without Assam being included, there will not be any constitutional amendment that will be supported by the Congress party. So I want to put this record straight, because the Prime Minister has not been politically correct nor politically honest. He has also played partisan politics with his visit, which is indicative not only of a partisan approach, but also confirmation that he has not risen to the stature that a Prime Minister's office does expect. His excluding the Chief Ministers of Assam, Tripura, Meghalaya shows a very petty mindset. The Prime Minister of India is expected to show some grace, particularly while engaging with any country, since he is not representing himself or the BJP, but he represents the Republic of India. Another issue that we have strong objection to, and that again is a confirmation of what I have just said. In his speech, in his statements, he has tried to rewrite pages of history by not acknowledging with respect the great contribution and sacrifice of India's then Prime Minister, Srimati Indira Gandhi. It's a fact of history that it was Srimati Indira Gandhi who had stood up in support when there was repression in the erstwhile East Pakistan. She supported Bangabandhu Mujibur Rahman, who was in prison. India supported the liberation movement. And yes, when the instrument of surrender was signed, when General Niazi surrendered along with 90,000 Pakistani soldiers, that surrender was to Lieutenant General Jagdish Singh Arora. Shri Narendra Modi yesterday embarrassed India by saying कि मैंने छोड़ दिए, हमने फैसला कर दिया। ये उस समय 20 बरस के थे जब इंदिरा जी ने ये बड़ी उपलब्धि करी थी। उन्हें ना तो शायद उस जंग का पता था, ना ही उन्हें बातचीत का पता था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। I must tell him that the release of the prisoners of war was after the talks between Srimati Indira Gandhi and the then Pakistani Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto in Simla,
which led to the signing of the historic Shimla Accord between India and Pakistan, and that's why India took the decision to release the POWs. I'm surprised that the Prime Minister makes such a statement on foreign soil. Either he gets carried away or he deliberately makes distortions to mislead the people, and I'm afraid he is not creating a good impression. By not respectfully acknowledging and recalling Srimati Indira Gandhi's contribution, who is also the recipient posthumously of the highest award of Bangladesh. He received an award for former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. While receiving the award, he should have remembered कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बांग्लादेश की मुक्ति के बाद, भारत की जीत के बाद, भारत की फौज की कुर्बानियों के बाद इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब वो वाजपेयी जी के लिए अवार्ड ग्रहण कर रहे थे, तब भी उन्हें लज्जा नहीं आई कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आया हूँ। इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी, मैं उनको स्मरण करूँ, नमन करूँ, सम्मान करूँ। This shows not only that this Prime Minister certainly does not have any qualities or gravitas or grace that statesmen have. He is nothing in his conduct but a partisan political leader. The other issue on which we have to criticize our Prime Minister. He was the guest of the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Sheikh Hasina is a courageous leader who has been elected not once but many times the Prime Minister of Bangladesh. She and her government have taken firm action against insurgents, against terrorists, and she has been able to walk the talk, which Prime Minister Narendra Modi has not been able to with regard to insurgency and terrorism in our country and the repeated violation of the ceasefire. He thought that he was praising, but more than once he said कि शेख हसीना जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो महिला होते हुए भी आतंकवाद से लड़ रही। ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं है। इंदिरा जी भी महिला थी, शेख हसीना महिला, पर वो अपने देश की नेता है, प्रधानमंत्री है। तो क्या कहना चाहते हैं कि महिला सख्त फैसले नहीं कर सकती, महिला बहादुर नहीं होती, महिला कायर होती हैं, इसलिए उनको प्रमाण पत्र देने की जरूरत भारत के प्रधानमंत्री को पड़ी। ये आज बार जिस देश में जाते हैं, लौटने से पहले कहीं ना कहीं अच्छे सजे सजाए खाने में मिट्टी डालकर आते। ये इन्होंने इस बार भी किया, नेपाल में किया, राहत कार्य में किया। आप इसे बहुत लोगों को जानकारी होगी कि वहां भी क्या किया। ये जो अपने आप का बड़े भाई का बिग ब्रदर एटीट्यूड, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, cannot be called smart diplomacy, and he must take some lessons in diplomacy, and he should be given some precise notes on India's history and engagement with the neighbors so that he does not goof up next time. That's all what I have to say. Shobha has other issues to take up. I am going to take your leave. If on what I have said there is any question, I'll take it. Otherwise, I'll. That I cannot answer. That's the decision of their government. You know, it's good. Vajpayee he has been recognized because he supported Indira Ji and he called her Durga. ये भूल गए जो उनके लिए लेके गए, इनको तो वो भी लज्जा नहीं है। जैसा मैंने कहा, उस वक्त पुरस्कार लेते वक्त याद करते थे कि वाजपेयी जी ने क्या कहा था, वही मैंने आपको बताया।
had taken a decision that a leader of the Congress would be Yes. And replying to him from the foreign soil the way he understands. How can people see it? No, let me tell you. We commented because today's media has a much wider reach. My colleagues did make a comment when he shamed the country, both in China and in South Korea. We did comment. I remember I was out of the country, but I issued a statement. So to comment on what he has said, that we have done. The question is of, we never said that we are going to send a senior leader to, just because I said it, to criticize, to counter what he says. That we are doing. We are using all means at our disposal to do so, because the international wire agencies who reported, because our views would be reflected adequately, more than adequately, in the Bangladeshi media and the international media, what we have just said, what we said yesterday. Unlike Prime Minister, we have honored, still we have honored established tradition and conventions. We never personally attacked the Prime Minister when he has been on foreign soil. He has embarrassed the country. I can say without any doubt or hesitation, with due respect to the institution of the Prime Minister, we hope that he will not commit the same mistake or offence again, but he is a multiple offender when it comes to conduct on foreign soil. Thank you. चंद्रबाबू नायडू जी जिस स्कैम में हैं, कैश फॉर वोट स्कैम, हम सब ने देखा किस तरह से एमएलसी के चुनाव में 5 करोड़ रुपए देकर एमएलए का वोट खरीदने का प्रयास किया और 50 लाख रुपए एडवांस में पहुंचाए गए। हम सब ने सुना भी, और आई वुड लाइक टू कोट व्हाट वी हर्ड। Chandrababu Naidu ji speaking to an MLA, he says, "Our people briefed me. I am with you. Don't bother. For everything, I am with you. What all they spoke, we will honor. For your commitment, we will work together." ये चंद्रबाबू नायडू जी ने बात करते हुए MLA से कही, जो फोन द्वारा हुई, जो हमने सुनी। जिस तरह से पैसा देके वोट खरीदने का ये प्रयास चंद्रबाबू नायडू, जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा किया गया, सवाल ये उठता है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी और राज्य में भी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर क्यों चुप है, जब इतना बड़ा एक स्कैम सामने आया है जो कि हमारे प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, जो कि प्रजातंत्र मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा है। एक मुख्यमंत्री स्वयं पैसा देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जो कि इसके अलायंस पार्टनर है स्टेट में और केंद्र दोनों में, वो क्यों चुप है, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा था 2008 में, जब इन्हीं के द्वारा एक ऐसा ड्रामा रचा गया था। इन्होंने खूब शोर मचाया था। इन्होंने मनमोहन सिंह जी, जो तब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका त्यागपत्र की मांग करते हुए बहुत शोर मचाया था। और अब पूरे इस मसले में जो कैश फॉर वोट स्कैम है चंद्रबाबू नायडू का, उस पे मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के, वो भी चुप है।
भारतीय जनता पार्टी भी चुप है, तो क्या उनकी चुप्पी ये बताती है कि इस तरह से उनके अलायंस पार्टनर अगर प्रजातंत्र का माहौल उड़ाएंगे, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, तो वो इसको चुपचाप देखेंगे, इसमें इस पूरे मसले पर मुंह नहीं खोलेंगे और कोई कार्रवाई उनके अलायंस पार्टनर्स पर इस तरह के वायलेशन की नहीं होगी, ये हम पूछना चाहते हैं। साथ ही हम मांग भी करते हैं कि इस पूरे मसले की, इस पूरे कैश फॉरवर्ड स्कैम की जुडिशियल इंक्वायरी हो एक सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा, जिससे कि पूरी स्थितियां साफ हो और इस जुडिशियल इंक्वायरी जब चले उसके पहले मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दें और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जिससे कि साफ हो और जिन्होंने किया है, जो इन्वॉल्व है इसमें, सबको सजा हो। साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि टीडीपी के लीडर रेड्डी एंड एमएलए स्टीफेंसन दोनों की इंक्वायरी स्पीकर करें और अगर गिल्टी पाए जाए तो दोनों को असेंबली से एक्सपेल किया जाए, ये भी मांग करते हैं। साथ ही दोनों सरकारें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि जनता ने बड़े आशाओं के साथ चुनी थी, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सरकारें अपनी सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी मंसूबों को पूरा करने के लिए असंवैधानिक रास्ता चुन रही है। इसी के साथ जो टीआरएस की सरकार है तेलंगाना में, उन पे भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, जो कि स्नूपिंग के हैं, जो अनऑथराइज्ड टैपिंग ऑफ फोन्स के हैं, उसकी भी एक जांच जरूरी है, जिससे कि उस मसले में भी परिस्थितियां जनता के सामने साफ हो कि आखिर ये सरकार भी अनऑथराइज्ड टैपिंग किस तरह से करा रही है। तो दोनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, दोनों की ही जांच की मांग कांग्रेस पार्टी करती है।